हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की लगातार कोशिश है कि आपको दुनिया भर की और ख़ास तौर से वेस्ट एशिया की खबरों और एनालिसिस से आगाह रखा जाए ताकि आप मौजूदा दौर के सभी शैतानों को अच्छी तरह पहचान सकें। हाल ही में अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी बेइज्जती का वाक़या उस वक्त हुआ जब यमन के समंदर रेड सी में अमरीकी नेवी के खौफजदा अमले ने जंगी बेड़े ट्रूमैन को हूथियों के हमले से बचाने के लिए घुमाया, जिसके नतीजे में उस पर खड़ा एक जंगी जहाज F-18 समंदर में गिरकर तबाह हो गया। इस वाक़े और अमेरिका के यमन पर किए जा रहे हमलों के मकासद और उसमें मिलने वाली नाकामियों पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास ने भारत के जाने माने एक्सपर्ट सौरभ कुमार शाही से इस सिलसिले में बात की है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत ही गहराई से जायज़ा लिया है। सौरभ कुमार शाही का एनालिसिस बहुत ही अहम होता है, आखिर तक ज़रूर देखें। इसके अलावा ईरान रेडियो हिंदी यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप इस चैनल की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें हसन अब्बास और सौरभ कुमार शाही के दरमियान हुई अहम बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकी नौसेना ने माना है कि विमान वाहक पोत USS हैरी एस ट्रूमैन से गिरकर लगभग $67 मिलियन कीमत का एक FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट रेड सी में डूब गया। अमेरिकी अधिकारी कहते हैं कि हालिया घटना तब हुई जब रेड सी में तैनात ट्रूमैन ने यमनी फोर्सेस के मिसाइल और ड्रोन हमले से बचने के लिए एक तेज मोड़ लिया। इस मोड़ के कारण विमान समुद्र में जा गिरा। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि FA-18E विमान हैंगर में टो हो रहा था कि अचानक टो करने वाले कर्मियों ने इस पर नियंत्रण खो दिया। विमान और टो ट्रैक्टर दोनों समुद्र में गिर गए। ट्रूमैन से दरअसल यमन पर लगातार हमले हो रहे हैं, जबकि यमनी फोर्सेस बार बार हैरी ट्रूमैन पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रही हैं। यमनी फोर्सेस ने इससे पहले भी कहा था कि उन्होंने रेड सी के नॉर्थ में इस कैरियर को निशाना बनाया है, मगर अमेरिका ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यमनी फोर्सेस कामयाबी के साथ हमले कर रही हैं। अमेरिका दावा कर चुका है कि उसने यमन की 69% मिसाइल कैपेबिलिटी और 55% ड्रोन कैपेबिलिटी तबाह कर दी है। लेकिन सामने तो ये नज़र आ रहा है कि यमनी फोर्सेस जनरल एटॉमिक्स कंपनी के ज़रिए बनाए गए $30 मिलियन के ड्रोन आए दिन शूट डाउन कर रही हैं। 31 मार्च, 3 अप्रैल, फिर 13 अप्रैल, फिर 18, फिर 19, फिर 22 अप्रैल को ये ड्रोन बार बार गिराए गए। 20 से ज़्यादा ड्रोन गिराए जा चुके हैं। इसी तरह सोमवार को F-18 का जब वाक़या हुआ तो हड़कंप मच गया। इससे पहले भी एक F-18 यमनी फोर्सेस के टकराव में ध्वस्त हो चुका है और एक अन्य F-18 ध्वस्त होते होते रह गया। क्या होगा यमन से अमेरिका के इस टकराव का अंजाम? क्यों इस लड़ाई में कूदा अमेरिका? इसी तरह दूसरे भी महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम बात करेंगे रूबरू में। तो आज रूबरू में हमारे साथ हैं सौरभ कुमार शाही साहब इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। शाही साहब, ये वाक़या जो हुआ इसके बाद अमेरिका में भी बड़े पैमाने पे ये देखने में आ रहा है कि इस पे जब बयान आया तो कई तरह के रिएक्शन आए हैं और एक्सपर्ट्स इस पे जो राय दे रहे हैं, मैंने कुछ की देखी राय, तो वो एक चीज साफ उसमें नजर आ रही है कि अमेरिका की जो वो है कैपेबिलिटी है, उस पे सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। अब मैं चाहूंगा आप रोशनी डालें इस पे कि इस वाक़े की कितनी अहमियत है, अमेरिका में इसको किस तरह देखा जा रहा है। देखिए, अगर आप ये जो दूसरी बार जब ये कैंपेन इन्होंने शुरू किया, यानी अभी जो सीज फायर के दरमियान में जब इन्होंने शुरू किया था, तो पहले ये देखना होगा कि इनके गोल्स क्या थे। गोल्स जब हमें पता चलेंगे कि स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं, तो देन वी कैन डिफाइन कि भाई उसमें क्या अचीवमेंट हुई और क्या अचीवमेंट। तो दो चीज हैं। एक ये है कि अगर आप लुबनान को देखें या सीरिया को देखें या उर्दून को देखें या जो खित्ते के और ममालिक हैं उसको अगर आप देखें, तो वहां पे एक बहुत बड़ा जो इजराइल के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो फिफ्थ कॉलम जिनको हम कहते हैं डिप्लोमेटिक जुबान में,
वो उनको ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो लेबनान में हमने देखा कई लोग बार बार गिरफ्तार होते रहते हैं, ईरान में आपने देखा कई बार लोग गिरफ्तार होते हैं, जो उनको ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके बिना पे वो ये जैसे साइंटिस्ट का असैसिनेशन ईरान में करते हैं, या जैसे लेबनान में कर रहे हैं, या और जगहों पे कर रहे हैं। एक चीज जो अंसार अल्लाह को लेके थी, खासकर यमन का जो ये एरिया है जहां पे इनकी हुकूमत है, वो ये थी कि उनको वहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं मिल पा रहे हैं, इजरायलियों को और अमेरिकन को भी, यानी पूरे कॉलिशन की बात करते हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए ये जैसे कोई हाई लेवल ऑफिसर या कोई साइंटिस्ट या कोई मिसाइल का टेक्नीशियन या इस तरह के जो है जिनको ये टारगेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये अब इनके लिए मुश्किलात पेश आई कि भाई अब ये कैसे किया जाए। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर पहले राउंड में ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं अगर अंसार अल्लाह की, उसको अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर उसके बाद रिकनेसेंस ड्रोन्स और ये तमाम चीजें बेखौफ उड़ सकती हैं। तो जब बेखौफ उड़ेंगी तो फिर उनके पास इंटेलिजेंस आएगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है नहीं, तो फिर आपको जाहिर है कि नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसको टेक्निकल इंटेलिजेंस कहते हैं उसका सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम्स कोलैप्स हो गई तो फिर उनके ड्रोन्स जो है बेखौफ उड़ेंगे और इंटेलिजेंस मैपिंग करेंगे, और उसके बाद ये जो इनके बड़े लीडर्स हैं अंसार अल्लाह के, या जो साइंटिस्ट हैं या इस तरह के टेक्नीशियंस हैं, उनको ये असैसिनेट करें। वो हो नहीं पाया है। वो लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में अमेरिका के जो RQ-9 ड्रोन्स हैं, यहां मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि RQ-9 ड्रोन्स जो हैं उसके यानी उसके डुअल यूज ड्रोन है। वो रिकॉनेसेंस के लिए यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भी यूज होता है, लेकिन वो मारने यानी उससे मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है, उसके थोड़े मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। तो वो ड्रोन अगर आप देखें तो बड़ी तादाद में गिराए गए हैं। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं कि आज कितने हो गए, क्योंकि अभी 4 दिन पहले तक 22 था। इतनी बड़ी तादाद में उसको मार के गिरा रहे हैं, हुतीज की काउंट करना भी वो एक मसला ही है। तो अभी वो करीब 22 ड्रोन्स उन्होंने मार के गिराए हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इससे पता चलता है कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो अभी इंटैक्ट हैं, यानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है होती है उसके, वो इंटैक्ट हैं, और इसलिए ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से उसको डिस्ट्रॉय करें। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो वहां पे डिप्लॉय किए गए थे, और उसी में और लगातार उस पर हमला भी कर रहे हैं, होती कई तरीके से कर रहे हैं, मिसाइल से भी कर रहे हैं, मतलब एक मिक्स, उस पर मिसाइल से भी हमला हो रहा है, उससे रॉकेट से भी हमले करने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो नजदीक आते हैं साहिल के तो, और उस पर ड्रोन से भी हमला हो रहा है। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जब ये हमला कर रहे थे तो वो बचने के लिए जो मनूवर करता है उसने इतनी तेजी से मनूवर किया ये प्लेन जो है उलट के ये पानी में गिरी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी, देखें ना, ये मतलब अगर आप अमेरिका हैं तो आपके लिए तो ये बड़ी बेइज्जती की बात हुई ना कि एक नॉन पीयर कॉम्पिटिटर जो है वो आपकी ये स्थिति उसने कर दी कि उसने बिल्कुल गिराई। आपने ड्रोन की बात की, बड़ा अहम मौजू है। मौजू इस लिहाज से कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अमेरिका के ये मिलिट्री और डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, स्कॉट रिटर, बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। वो इस पे बड़ा जोर दे रहे थे कि इसकी वजह से अमेरिका यानी नेवी पूरी तरह से ब्लाइंड है, वहां उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, और बहुत सारे हमले जिस तरह से हो रहे हैं उसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा है, और नुकसान खुद अपना यानी जो जखीरा है वो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पे काफी फिक्र है खुद अमेरिका में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अंदर। देखें, आज जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक जो डिक्लेयर्ड अमेरिकन आप कह सकते हैं कि जो डिक्लेयर्ड टोटल एक्सपेंडिचर है इस कैंपेन पे वो 2 बिलियन क्रॉस कर, $2 बिलियन। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, मैं इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख दूं कि $2 बिलियन कितना होता है, कि इजराइल को जो एनुअल जो एक मदद जो है, इमदाद जो दी जाती है, मिलिट्री इमदाद जो दी जाती है अमेरिका से, वो 3 बिलियन के बराबर है। तो यानी जितनी टोटल मिलिट्री इमदाद इजराइल को दी जाती है उसका 66% अमेरिका 1.5 महीने में खर्च कर चुका है।
तो फ्रस्ट्रेशन वहां पे बिल्ड हो रही है। जो उन्होंने कहा कि उसने ब्लाइंड कर दी, वही बात है कि चूंकि वो ड्रोन्स जा रही हैं और उनको मार के गिरा दिया जा रहा है, तो वो ब्लाइंड है, उनको टारगेट बैंक नहीं है। दूसरा ये होता है कि जब आपका कोई जिसको कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल एनिमी होता है, तो आप टारगेट बैंक्स बना के रखते हैं। फर्ज करें कि आज ईरान और आज चीन और अमेरिका की जंग होता है, तो दोनों को पता है कि दोनों के किस किस टारगेट पे हमले कर रहे हैं। उनके पास एक टारगेट बैंक्स होते, ठीक है ना। वो बैंक्स को पहले आप एग्जॉस्ट कर देते हैं, उसको पहले खत्म कर देते हैं, उसके बाद नए जगह पे आप शिफ्ट होते हैं। सही। यहां पे भी यहां पे मसला ये हो रहा है कि चूंकि ट्रेडिशनल एनिमी तो अंसार अल्लाह अमेरिका का है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि 15 साल से अमेरिकियों ने कोई बैंक बना रखा है। जब सऊदी का हेल्प कर रहे थे तो सऊदी उसके पास बैंक, लेकिन चूंकि डायरेक्ट वो इंटेलिजेंस सऊदी प्रोवाइड करते थे, लाइव इंटेलिजेंस अमेरिका सैटेलाइट भी देते थे, लेकिन अभी चूंकि लाइव कोई जंग हो नहीं रही, तो वो सैटेलाइट वहां पे उतना कारगर जो है वो नहीं हो रहा, यानी लाइव इमेजरी की यहां पर कोई बातचीत नहीं। तो इसलिए वो ब्लाइंड है। जैसा मैंने कहा 22-23 मार के गिरा चुके हैं, आप काउंट भी नहीं कर सकते, तो वो बना नहीं पा रहे। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि हम जो सोच रहे थे अंसार अल्लाह के बारे में, उससे ज्यादा एडवांस्ड उनके पास मिसाइल है, और वो मिसाइल जो है वो मारे जा रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन आपको बार बार नजर आ रहा है। आज पीट हेगसेथ ने भी कह दिया कि ईरान से हम बदला निकालेंगे और ये करेंगे, जी, वो करेंगे। ट्वीट क्या बड़ा, हाँ, ईरान को धमकी दी, अभी ट्वीट भी बड़ा मजेदार है। तो वो जो चीज है वो बार बार करे कि वो फ्रस्ट्रेशन है। अभी आप देखें कि इन्होंने किसको किसको मारा। एक जिस वीडियो को ट्रंप ने शेयर किया, वो हम सब जानते हैं कि वो ईद सेलिब्रेशन वाला वो था, जिसमें आपने सिविलियंस को मारा। अभी उन्होंने वो अफ्रीकन माइग्रेंट को जो होल्ड अप फैसिलिटी थी, उस पे उन्होंने हमला किया। यानी इनके पास ये सिविलियंस को मार रहे हैं। 300 के आसपास सिविलियन हताहत हो चुके हैं उस दिन से, जब से इन्होंने शुरू किया है। लेकिन मिलिट्री के नाम पर इनके अपने अखबारात जो हैं वो उनके अगर आप पढ़ लें तो उनसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ज्यादा कुछ उसमें अचीव जो है नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज ये है कि अगर इनको ये लगता है कि जब तक ये एयर डिफेंस हम डिग्रेड नहीं करेंगे, तो एक ये कॉन्स्पिरेसी इनकी ये भी है कि इमरात सपोर्टेड जो ग्रुप हैं वो चाहते हैं कि हुदैदा पे किसी तरह उनका कब्जा हो जाए, तो उससे डबल झटका इनको ये लगेगा कि इनकी रसद आने का जो एक मेन रास्ता है, हालांकि सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं है, साहिल बहुत लंबा है वहां पे और रसद जो है कहीं से भी लाया जा सकता है। आप उतने बड़े साहिल को लगातार जो है आप रिकॉनेसेंस में नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, हुदैदा पोर्ट पे कब्जा हो जाए तो ये उनकी कोशिश हो रही है। अंसार अल्लाह भी अपने तरफ से कोशिश कर रहा है। अभी परसों ही उन्होंने कुछ 100 ऑफिसर उनके डिफेक्ट करवा लिए, अपनी तरफ मंगवा लिए जी। तो वो एक कोशिश इनकी ये भी है कि जब तक एयर डिफेंस अगर डिग्रेड नहीं होगा, तो फिर हम अगर वो हुदैदा पे वो अमराती सपोर्टेड जो मिलिशिया है वो अटैक करती है, तो हम उसको एयर सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। और एयर सपोर्ट अगर हम उनको नहीं दे पाएंगे तो वो हुतीज को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कई बार ये कोशिश करके देख चुके। एक यहाँ पे मामला ये भी चल रहा है कि चूंकि सऊदी सपोर्टेड ग्रुप जो है वो सबसे बैकफुट पे हैं, और सऊदीज के अंदर ये ख्याल कहीं ना कहीं है कि वो एमबीएस ये मानता है कि एमबीजेड ने उसके साथ धोखाधड़ी जो है वो की है यमन, और उसके लिए ये है कि वो खुलेआम तौर पे यूएई का साथ नहीं देना चाहता इस तरह के किसी भी ग्राउंड इन्वेजन। यूएई की तैयारी है वो इससे पता चल रहा है कि पंटलैंड में, सोमालिया के अंदर एक पंटलैंड इलाका है जहां पर उन्होंने एडवांस वार्निंग अपने जो है रडार्स लगाए हैं, ताकि अगर इस तरह की कोई चीज हो और अंसार अल्लाह जो है वो दुबई या इस तरह के किसी जगहों पर अटैक करने की कोशिश करे तो उनको कुछ एडवांस वार्निंग मिल जाए। हालांकि अमरातीज को ये समझना चाहिए कि देखें, ये जो सिटी स्टेट्स होती है ना, इनकी कोई औकात नहीं होती, क्योंकि आपकी सारी चीज, आपका सारा रिसोर्सेज, आपकी पूरी इकोनॉमिक ताकत जो है वो एक शहर पे महदूद है या 2 शहरों में महदूद है, मैक्सिमम 3 शहर कह लें, और उससे बड़ा तो है नहीं कुछ वहां पे। तो अगर उसमें महदूद है तो फिर ये मसला होता है कि भाई आप इसको कैसे डील करेंगे। अगर उसी 3 शहर में है तो फिर ये अगर उसने एक रॉकेट भी गिरा दिया आपके ऊपर में, उसने एक मिसाइल भी आपके ऊपर में मार दिया, तो उसका मतलब है कि सडनली 1 मिलियन लोग जो है एयरपोर्ट पे बैठे मिल जाएंगे कि भागो यहां से, निकलो जी, यहां से जल्दी, जितना जल्दी निकलना है। तो ये सूरत हाल न यूनाइटेड अरब अमीरात चाहता है, न सऊदी अरब चाहता है कि ऐसी सूरत हाल वापस तो हो।
तो इसीलिए वो भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक हम श्योर ना हो जाए कि हम होदायदा पे कब्जा कर लेंगे, तब तक हम इस तरह का ग्राउंड इन्वेजन नहीं करना चाहते। तो वो आपको नजर आ रहा है। एग्जैक्टली शाही साहब, एक चीज यमन में और हुई है कि अंसारुल्लाह इस वक्त जो जंग लड़ रहा है वो फिलिस्तीनियों के नाम पे लड़ रहा है, और इस वजह से यमन का वो हिस्सा भी जो अंसारुल्लाह के साथ पहले नहीं था, मैं कमेंट्स जो पढ़ता हूँ उससे मुझे साफ नजर आता है, लोग बताते हैं कि हम इस इलाके से हैं, और वो इलाके हैं जहां अंसारुल्लाह के होल्ड से जो बाहर हैं वो लोग भी ये फिलिस्तीन वाले मसले में पूरी तरह से अंसारुल्लाह के साथ नजर आते हैं इस कॉज को लेकर। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं इमारात और सऊदी अरब का जो मिशन था वो कमजोर हुआ, एक यूनिटी बनी है यमन के अंदर, ये चीज कहीं ना कहीं रुकावट बन रही। एक चीज में ये देखिए, अगर आप जी अगर आप यमन के तारीख को देखें, ये जो मॉडर्न डिवीजन्स जो आज हम देख रहे हैं ना, ये इतने ऐसे इस तरह का कोई डिवीजन का कोई इनके यहाँ हिस्ट्री नहीं है। मैं यहाँ दर्शकों को याद दिलाता चलूं कि आज जिन हुतीज को शिया कह के मतलब रेफर करते हैं ये सारे जो ममालिक हैं, जब यही हुतीज सऊदी अरब के साथ मिलके और इजिप्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, जब उनके खिलाफ वहां पे लड़ रहे थे, नसर के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इनको सुन्नी मान के कहा जा रहा था कि नहीं ये तो सुन्नी है, ये हमारा साथ दे रहे हैं लादीनी नसर के अगेंस्ट। तब इजिप्ट जो है वो लादीनी था और ये जो है सुन्नी थे। तो ये देखें, ये जो डिवाइड्स है ना, ये मैनमेड डिवाइड्स हैं, ये इतने डीप सीटेड नहीं है, और जो ये जो मैन मेड डिवाइड है, इसको देखिए, मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि अगर आप अंसार अल्लाह के या हुतीज के अगर आप थियोलॉजी को देखें, क्लोजेस्ट ग्रुप आपसे उसको जो नजर आएगा वो हिंदुस्तान का सुन्नी नजर आएगा। अगर आप थियोलॉजी की बात करें, बिल्कुल, अगर आप सिर्फ थियोलॉजी की बात करें, तो अगर आप देखें कि किस जो इनकी थियोलॉजी है और जो हनफी सुन्नी है उसकी थियोलॉजी है, सबसे क्लोजनेस आपको उसमें नजर आएगी। ये तो भैया डिवाइड करने की बात है, कभी आपने उसको कुछ सुन्नी कह दिया, कभी शिया कह दिया, वो उसकी थियोलॉजी जो है वो तो वही है जितने सालों से। तो बिल्कुल जो लोकल ग्रुप्स हैं, ये चीज तो वो समझते हैं कि भाई ये लड़ाई पॉलिटिकल है, कोई थियोलॉजिकल लड़ाई यहां नहीं हो रही, पॉलिटिकल लड़ाई हो रही। तो अब वो अगर ये देखते हैं कि जब आप में थियोलॉजिकल वैर नहीं है, तो फिर ये देखते हैं कि लार्जर उम्मा के लार्जर इंटरेस्ट में कौन काम, तो कौन काम कर रहा है यहाँ पे उम्मा के लार्जर इंटरेस्ट में, वो अंसारुल्लाह कर रहा है, वो सब देख रहे हैं। तो मुझे जरा भी आश्चर्य इस बात से नहीं है कि ये जो दूसरे ग्रुप हैं, इसमें से इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कि ग्रुप लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे वो बेदारी ना आई हो, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे लोगों में जरूर बेदारी आई होगी इस चीज को लेके, कि वो उनके सामने तो हर चीज वाज़ेह हो गई है ना कि क्या हो रहा है। तो ये जब ये 100 कमांडर अभी डिफेक्ट होके, अभी 4 दिन पहले तो डिफेक्ट होके शामिल हुए हैं अंसारुल्लाह में, तो मुझे जरा भी इसमें वो नहीं है, हाँ, ताज्जुब जरा भी नहीं हुआ। मतलब लोग कह रहे थे अरे ये कैसे हो गया ओवरनाइट इतने, अच्छा मैं बताऊं, मिलियंस में पैसे अमेरिकी बांट रहे हैं जब, मतलब मैं आपको आप तसव्वुर नहीं कर सकते किस किस्म का पैसा जो है अभी वहां डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो किसी तरह से एक मतलब कोई निशानदेही हो जाए कि मैं वहां पर एक बम मार के कम से कम दिखा दूं कि हाँ मैंने इस बड़े लीडर को अंसारुल्लाह के मैंने जो है वो शहीद कर दिया है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आप फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा आपको इससे हो गया। बिल्कुल शाही साहब, F-18 मार गिराने का जो वाक़या हुआ, अलबत्ता इससे पहले भी एक F-18 मार गिराया गया था, उसके सिलसिले में अमेरिका ने कुछ ये इस तरह की बात कही कि उसको उन्होंने कबूल नहीं किया था, ये नहीं माना था कि ये अंसारुल्लाह के हमले की वजह से हो गया। लेकिन इस बार तो ये कह रहे हैं, और वो वहाँ का जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसके ट्वीट से भी एकदम साफ जाहिर है। ABC की एक रिपोर्ट थी, उसके नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, करीब 3000 से ज़्यादा कमेंट्स थे उस वक्त तक, और मैं कमेंट्स पे गौर कर रहा था कि अमेरिकन इस पे क्या कह रहे हैं। जितने भी थे कमेंट्स, वो सारे के सारे इस बात पे जोर दे रहे थे कि जो पॉलिसी है अमेरिका की वो नाकाम है,
और दूसरा कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि अंसारुल्लाह जैसा को कहते हैं वो टेररिस्ट है, ये मानने को कोई तैयार नहीं था। सबका इस पे ये था कि भाई ये टैक्स पेयर के पैसे आप कहाँ लगा रहे हैं, किस हिसाब से लगा रहे हैं। नाम आप दे रहे हैं कि हम जो है ये इंटरनेशनल नेविगेशन और उसको चाहते हैं कि स्मूथली चले उसके लिए, लेकिन बात ये नहीं है, आप एक उसके लिए इसराइल के लिए ये पूरा रिसोर्सेज वहां पे यूज कर रहे हैं। तो अमेरिकन जो पब्लिक है एक अंदाजा उससे होता है। आप का क्या असेसमेंट है? देखिए, अगर आप जो नियो रिपब्लिकन्स हैं, देखिए रिपब्लिकन जो वोटर बेस है अमेरिका में, वो अब उसमें भी इख्तलाफ है। ये पहली वाली बात नहीं है कि सब एक तरह के थे। वो जिसको हम वॉस्ट कहते हैं ना, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, कि रंग से सफेद हों, एंग्लो सैक्सन रेस से आते हों और प्रोटेस्टेंट धर्म के धर्मावलंबी। अब वो ऐसा है नहीं। एक रेनबो कोalition अब रिपब्लिकन्स की भी है, जिसकी पे सवारी करके ट्रंप जो है वो सत्ता में आए हैं। अगर वो रेनबो कोalition नहीं होता तो ट्रंप सत्ता में नहीं आ सकता, उसकी कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं। तो ये रेनबो कोalition क्या है? रेनबो कोalition में एक जाहिर एक बड़ा तबका ये वास्प है, जो ये मानता है कि जब तक इजराइल का कब्जा जो है पूरे मिडिल ईस्ट पे नहीं होगा, तो जीसस क्राइस्ट जो है वो वापस नहीं आएंगे, जिसको मेसियानिक जो वो है। और इसी बिना पे वो इजराइल का सपोर्ट करते हैं। वो कोई यहूदी प्रेमी नहीं है, वो इजराइल का सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके अपने मफादात जो है वो यहाँ पे वो हो रहे हैं, सर्व हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ये है, उसने रिपब्लिकन पार्टी को इसलिए वोट दिया है कि वो डेमोक्रेट पार्टी के ये जो जंग को लेके जो उनका इंथुजियाज्म है उससे परेशान हो गया कि भाई हमारा कुछ देखो यार, यहाँ पर मतलब खाने को ये हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, और तुम क्या ये दूसरे देशों में आके जंग कर रहे हो। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस प्लेटफॉर्म पे वोट किया है कि भैया आप जंग नहीं करेंगे, आप मुज़ाकरात करें। ठीक है, इनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद। और फिर एक बहुत बड़ा तबका इंडिपेंडेंट्स का है, जो कि वो भी जंग नहीं चाहता। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए वोट किया था क्योंकि उनको ये लगा कि बाइडेन जो है ये इकोनॉमिक मामले में ये इनसे बेहतर शायद शामिल होंगे। हालांकि ऐसा क्यों सोच रहे हैं भगवानी मालिक है, लेकिन सोच रहे हैं। तो अब जो ये तबका है वो तो इस जंग के विरोध में है, हालांकि वो ट्रंप का सपोर्टर है। और आपने उसकी एक झलक जो है वो सिग्नल चैट जो लीक हुआ था उसमें आपने देखी जी, जिसमें कि उस चैट में आपने ये नोटिस किया कि जेडी वांस और ये जो अपनी इंडियन मूल की है, क्या उसका नाम है, तुलसी गबार्ड, सॉरी इंडियन मूल की नहीं है, वो हिंदू है। तो तुलसी गबार्ड और ये दो जो थे, इन लोगों ने विरोध किया था इस चीज का कि भाई हमारी जंग है नहीं, आप इस पे क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन 18 उसमें और ऑफिसर टोटल 18 थे। तो अब इन दोनों के अगेंस्ट में फिर ये मार्को रूबियो जैसे और पीटर हेगसेथ जैसे इडियट्स भी हैं, तो वो ट्रंप को कन्विंस कर सकते हैं। ये जितना ट्रंप को भी ये लगा था कि इसको तो बस 4 दिन में मामला खत्म हो जाएगा, तो फिर वो भी हमारे जंग वाले भी खुश हो जाएंगे और बिना जिनको जंग नहीं चाहिए उनको भी लगेगा कि 4 दिन में ही खत्म हो गया। अब मसला ये है कि भाई तुम्हारी प्लेन गिरती जा रही है, ये कभी नहीं मानेंगे कि ये उससे गिरी, क्योंकि भाई कौन खरीदेगा फिर? बिल्कुल। अभी इनको ये RQ-9 ड्रोन बेचने में इनकी हालत खराब हो रही है। भारत जैसा ही देश है जिसकी हाथ मरोड़ के उसको बेच रहे हैं, कोई खरीदना नहीं चाहता है। सही। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अरे हूती मार दे रहा है, तो किसी देश के अगेंस्ट लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल। कि मतलब फर्ज करें कि भारत कल से चाइना से भारत का युद्ध हो गया, तो चाइना क्या करेगा उस ड्रोन का जिसको अंसारुल्लाह इतनी आसानी से मार के गिरा दे रहा है? 22 मार, तो एक चीज है। तो ये इनको डर लग रहा है कि क्या वही इमेज F-18 की तो नहीं हो जाएगी, तो इसलिए इसको कबूल नहीं कर रहा। लेकिन जो लोकल जनता, अब ये फंस गए हैं, ये ट्रैप में है। अभी निकलेंगे तो they'll have to declare defeat। बिल्कुल। नहीं निकलेंगे तो ये खिंचता रहेगा, ये जो सोच रहा था कि मैं मिडिल ईस्ट से निकल जाऊंगा वो। अच्छा, दूसरा ये भी कि डेमोक्रेट वोटर तो 100% अंसारुल्लाह के साथ हैं, क्योंकि वो तो 100% इजराइल के अगेंस्ट हो गए। 83% डेमोक्रेट वोटर्स आर नाउ अगेंस्ट इजराइल। तो वो चीज देख रहे हैं वो।
अगर उस मामले में अगर कुछ और थोड़ी भी कुछ ये होती है तो उनका सपोर्ट तो ऐसे ही खत्म है। रिपब्लिकन पार्टी में भी एंटी वॉर लॉबी का सपोर्ट आपको विड्रॉल दिख रहा है, तो ये वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बिल्कुल मतलब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का रिएक्शन आपको देखने को। शाही साहब, आखिरी सवाल आपको, फ्यूचर क्या आपने बता दिया कि किस तरह के ट्रैप में जानबूझ के ट्रम्प फंस गए हैं, जानबूझ के मतलब अपने जितनी उनकी समझ थी उसके हिसाब से उन्होंने काम किया और फंस गए हैं। आपको फ्यूचर क्या नज़र आता है इस क्लैश का जो अंसारुल्लाह और अमेरिका के बीच चल रहा है? देखिए, फिलहाल नियर टर्म्स में तो मुझे लगता है कि इसी तरह चलता रहेगा। मीडियम टर्म में ये देखना होगा कि कितना ये कॉस्टली अंसारुल्लाह ये बना सकता है अमेरिका के लिए। अगर तो ये फर्दर कॉस्टली बनाता रहेगा तो मुझे लगता है कि अमेरिका विल हैव टू, वो फिर उसको कुछ फेस सेविंग करनी पड़ेगी ना, कि वो उधर सीज फायर करवा दिया गज्जा में और फिर अंसारुल्लाह को बोला कि अच्छा तो जी सीज फायर हो गई तो तुम रोक दो। भाई सीज फायर तो जब हो गई थी तो अंसारुल्लाह ने तो रोक ही दिया था, लेकिन वो उस तरह की कोई एक फेस सेविंग कुछ उसको करना पड़ेगा। तो एक वो चीज है। तो अब देखते हैं कि उसमें वो क्या करते हैं, कहां तक वो चीज जाती है। तो ये शॉर्ट से मीडियम टर्म में मैं उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली जो है वो नहीं देखता हूं। लेकिन अगर ईरान के साथ उधर डील हो जाता है तो मुझे फिर अमेरिका के पास ये जो आप कह सकते हैं एक तरीके से इंसेंटिव होगा कि वो इस रीजन से निकले। और जब ये इंसेंटिव उसके पास आ जाए तो फिर मुझे लगता है कि वो इस जंग को ज्यादा लंबा लड़ने में यानी वो नहीं होगा, इंटरेस्टेड नहीं होगा। हालांकि अभी जब ये F-18 गिरा है उसके बाद से एकदम ही बौखला गए हैं, क्योंकि अब वो गाली दे रहे हैं यूके को कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो कोलिशन ऑफ विलिंग था, तुम क्या कर रहे हो। तो कल यूके ने भी कुछ किया है, तो अब अंसारुल्लाह ने यूके को कहा कि तुम तेज मत बनो, तुम्हारे शिप को भी मारेंगे। तो अब वो भी चल रहा है। तो मतलब एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रही है। अब इस फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से हैंडल करते हैं ये देखने वाली बात है जी। तो ये रही हमारी बातचीत यमन के मसले पे। अब जब यमन में ये सूरत हाल है अमेरिका की, तो कोई नया मोर्चा जिसकी वो धमकी अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी ने दी है, तो नया मोर्चा खोलने में अमेरिका की कितनी कैपेबिलिटी है, कितना वो इसमें सक्षम है, ये इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।